नमस्कार के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के मिशन रोजगार की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान सत्ता की चकाचौंध में बने रहने की नहीं बल्कि जनता को सहज सुलभ होने वाले नेता की है। इस पर बड़कोट के आंगन से देखिए हमारी रिपोर्ट। साथ ही बिहार की सियासत में शुरू हुए नए अध्याय यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चंपारण से सद्भाव यात्रा के आगाज पर हम बात करेंगे। और चलते चलते बात दिल्ली एसी बम त्रासदी की, तो चलते हैं अब खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अहम रिपोर्ट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में योग्यता ही चयन का एकमात्र पैमाना है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। योगी का मिशन रोजगार, बड़ा दावा। पिछले 7 वर्षों में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। नवनियुक्त अधिकारी जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहे। निवेश आने से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया कि अब यूपी में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में नियुक्तियों में भेदभाव भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज तकनीकी के माध्यम से बिना किसी सिफारिश के योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके माँ बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था। उन्होंने कहा कि आज किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी पाने के लिए किसी नेता या बिचौलिए के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने नए अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए प्योरिटी और क्वालिटी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों में नियुक्तियां भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ जाती थी, जबकि अब केवल योग्यता ही चयन का एकमात्र आधार है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, आज उनके लिए व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर किए जाने वाले घेराव का जवाब देते हुए सीएम ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्तियां करने जा रहा है, जिसमें होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के पद शामिल होंगे। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे
कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। तो आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग को और अधिक सक्रिय होना होगा ताकि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके। त्योहारों के समय विशेष अभियान चलाने और तकनीकी का उपयोग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जाहिर है 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार की रफ्तार तेज कर युवाओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान एक ऐसे नेता की है जिनके लिए सत्ता का गलियारा नहीं बल्कि जनता का आंगन सबसे करीब है। उनकी सरलता, सहजता और विनम्रता के किस्से जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उत्तरकाशी के बड़कोट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सीएम धामी का एक बार फिर वही अपनापन वाला अंदाज देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे सूबे के मुखिया धामी ने अपनी जड़ों से जुड़कर एक बड़ा संदेश दिया। पहाड़ जैसा विशाल हृदय और पानी जैसी निर्मलता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा ही था। अवसर था श्रीमद् भागवत कथा का, लेकिन माहौल एक परिवार के मिलन जैसा नजर आया। वीआईपी प्रोटोकॉल की दीवारों को तोड़कर जब धामी जनता के बीच पहुंचे तो हर चेहरा खिल उठा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, हमारी संस्कृति और संस्कार ही हमारी असली ताकत है। देवभूमि की इस पवित्र धरती पर कथा श्रवण करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं अपनी जनता के सुख दुख का सहभागी बन सकूं। सीएम धामी की इस यात्रा में केवल राजनीति नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक लगाव भी दिखा। बड़कोट में उन्होंने न केवल कथा में शिरकत की बल्कि स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए संदेश भी दिया कि विकास की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यही उनकी सहजता उन्हें अनन्य राजनेताओं से अलग खड़ा करती है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने के नाते वो युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हैं। नकल विरोधी कानून जैसे कड़े फैसले लेकर उन्होंने युवाओं का भरोसा जीता है। उनकी ऊर्जा और काम करने की गति उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है, जबकि बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का उनका स्वभाव उन्हें हर पीढ़ी का प्रिय बनाता है। पुष्कर सिंह धामी खुद को मुख्य सेवक कहते हैं। मैं सबसे पहले तो माँ यमुना की धरती को प्रणाम करता हूँ, माँ रेणुका की धरती को प्रणाम करता हूँ, भगवान जमदग्नि जी को भी महा प्रणाम करता हूँ और भगवान वेद व्यास जी की गद्दी पर विराजमान महामंत्र भगवत पुराण नमन करते हुए और भाई रणवीर चौहान जी ने, हमारे मनवीर चौहान जी ने जो यहाँ पर भगवत पुराण का आयोजन किया है, भगवत कथा का आयोजन किया है, उमा जी के याद में, सच में बहुत पुनीत कार्य है। इतना पुनीत कार्य जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में भाव नहीं होता है तो कार्यक्रम बहुत करवाते हैं लोग, आते भी हैं जाते भी हैं और
मैं भी यहाँ पहुँच गया, भाई साहब निशंक जी भी पहुँच गए, खजानदास जी भी पहुँच गए, विधायक जी भी पहुँच गए, आप सब इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। वे देवभूमि की परंपराओं, लोक पर्वों और स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देते हैं। बटकोट के कार्यक्रम में भागवत कथा का श्रवण और स्थानीय वाद्य यंत्रों के प्रति उनका सम्मान ये दिखाता है कि वो अपनी मिट्टी से गहराई से जुड़े हैं। बहरहाल सीएम धामी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का नाम है। उनकी सरल, सहज और सुलभ छवि ने उन्हें उत्तराखंड के घर घर में अपनों की आवाज बना दिया है। यही कारण है कि आज उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि उत्तराखंड के एक सच्चे सेवक के रूप में भी देखा जाता है। आप सोचिए कि एक तरफ इस प्रकार की स्थिति हो, दूसरी तरफ लगातार पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के काम के लिए हमारे मनवीर जी सीधे वहीं पर अगस्त मुनि में डेरा जमाकर वहां पर जमे रहे। और भी कई मोर्चों पर, जैसा आदरणीय निशंक जी ने, भाई साहब ने अभी कहा, जो भी काम इनको पार्टी ने दिया हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस काम को अच्छे से अच्छा बनाया। यानी कि अपनी परेशानी कितनी भी हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन पार्टी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए मैंने देखा है मनवीर हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अभी भी प्रधान जी के बारे में कह रहे थे कि प्रधान जी को जो है, प्रधान जी ने कोई बात करी है, प्रधान जी आप मुझे दे देंगे, यहाँ कोई कुछ बनाना होगा तो उसको बाद में बना देंगे, है ना। अब आज तो भगवत बात करनी है आज तो भगवत कृपा लेनी है हम लोगों को, तो इनके ऊपर भगवत कृपा है और इनके माध्यम से हम सबको भी भगवत कृपा प्राप्त होगी और उमा जी की आत्मा को भी जो है शांति मिलेगी। और उमा जी की आत्मा को ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना थोड़ा सा अल्प ज्ञान मेरा है, तो भगवत कथा का श्रवण करने से, भगवत कथा का पढ़ने से, उसको जीवन में उतारने से हमारी तो जो विवेक है, बुद्धि है, सब धर्म का मार्ग है, सन्मार्ग है, वो तो हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा काम होता है कि हमारे पितृ भी हम श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो वह भी जो है बैकुंठवासी हो जाते हैं, कहीं अगर इधर उधर रहते हैं। ये भगवत कृपा का बहुत बड़ा एक उनका आशीर्वाद है। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के इर्द गिर्द सुरक्षा का कड़ा घेरा और भारी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन धामी अक्सर इसे तोड़ते नजर आते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जननेता के रूप में उभरती छवि केवल राजनीतिक विज्ञापनों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनके व्यवहार, कार्यशैली और जनता के बीच उनकी मौजूदगी का परिणाम है। उत्तराखंड की राजनीति में उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है जो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बजाय जनता के आंगन में बैठना पसंद करते हैं। बटकोट की तस्वीर बताती है कि मुख्यमंत्री धामी के लिए जन सेवा ही प्रभु सेवा है। कथा के पंडाल से लेकर जनता के बीच तक उनकी विनम्रता ने एक बार फिर उत्तरकाशी के लोगों का दिल जीत लिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। चंपारण की उसी पावन धरती से जहां से कभी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का शंखनाद किया था और जहां से नीतीश कुमार ने अपनी हर बड़ी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार के रूप में एक नया चेहरा मैदान में उतरा है। निशांत कुमार की यह यात्रा महज एक जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि इसे बिहार की भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई यह यात्रा पूरे बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। इस खास रिपोर्ट में देखें। बिहार की राजनीति में 3 मई रविवार एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चंपारण की ऐतिहासिक धरती से अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। बता दें कि इस यात्रा के लिए यह निश्चय रथ चुना गया, जिसका इस्तेमाल कभी नीतीश कुमार ने अपने विकास यात्राओं के लिए किया था। देखा जाए तो निशांत कुमार की इस यात्रा के पीछे कई गहरे राजनीतिक मायने हैं।
फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से सक्रियता बढ़ाते हुए सद्भाव यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा न केवल निशांत के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि इसे जनता के बीच जेडीयू की पैठ मजबूत करने के एक बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण की ऐतिहासिक धरती से शुरू होकर यह सफर आगामी 4 महीनों तक चलेगा। इस दौरान निशांत कुमार आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक रथ के जरिए बिहार के गांव कस्बों तक पहुंचेंगे, जहां उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की शिकायतों को सुनना और समाज में भाईचारे का संदेश प्रसारित करना होगा। 4 महीने की यात्रा और मकसद। इस 4 महीने के अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष हाईटेक रथ का निर्माण कराया गया है। ये रथ निशांत कुमार के लिए चलता फिरता जनसंपर्क केंद्र है। हर जिले में आम लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी जमीनी समस्याओं को समझना, जेडीयू के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़कर संगठन में नई ऊर्जा का संचार करना, कार्यकर्ताओं की राय लेकर पार्टी की रणनीति को अधिक समावेशी बनाना, जनता द्वारा बताई गई शिकायतों के निवारण के लिए हर संभव प्रयास करना, उत्तराधिकार की घोषणा। आपको बता दें कि निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ली थी। इस यात्रा के जरिए पार्टी ये साफ संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत ही उनकी राजनीतिक विरासत के असली वारिस हैं। समर्थकों के बीच निशांत है तो निश्चिंत है जैसे नारे इस बात को पुख्ता करते हैं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं। इस यात्रा का मकसद पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने और राज्य के भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं जो अनिश्चितता थी उसे दूर कर पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार को भविष्य में उप मुख्यमंत्री या पार्टी में किसी बड़े पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये यात्रा उनके लिए लॉन्चिंग पैड की तरह है, जिससे वो जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता और पहचान बना सके। मेरी कोशिश रहेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता की सेवा करूं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योगी पिताजी ने 30 साल में किया उसे जल्द तक समझाऊं, उनके अधूरे काम है उसको पूरा करूं और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, उनसे संवाद करूंगा, क्या कहते हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। पिताजी, आपके पिताजी ने बहुत यात्राएं की है निशांत जी। जी हाँ, पिताजी ने निशांत का काम किया है। जी हाँ, तो उन्होंने जो भी किया मेरी कोशिश रहेगी मैं उसे जन जन तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद। पिताजी से आशीर्वाद लेकर आया है, पिताजी से आशीर्वाद लेंगे। सामाजिक एकता का संदेश। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखने के पीछे गहरी वैचारिक सोच है। उनका लक्ष्य बिहार में सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव के विचार को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। दरअसल निशांत का मानना है कि विकास के साथ साथ आपसी भाईचारा ही राज्य की उन्नति का असली आधार है और इसी संदेश को वो हर जिले में पहुंचाने की मुहिम पर निकल चुके हैं। जेडीयू को निशांत की नॉन पॉलिटिकल छवि का लाभ। आपको बता दें कि निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों और जेडीयू के भीतर इस यात्रा के दूरगामी असर माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने और राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा था। निशांत कुमार के आने से पार्टी को एक ऐसा केंद्र मिल गया है जिस पर सभी गुट सहमत है। इससे पार्टी को टूटने से बचाने और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखने में मदद मिलेगी। निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं और उनकी छवि एक सादगी पसंद शिक्षित व्यक्ति है। उनकी ये बेदाग छवि जनता के बीच वैसी स्वीकार्यता पैदा कर सकती है जैसे शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार की। यात्रा के दौरान वो सीधे आम लोगों से मिल रहे हैं, जिससे पार्टी की आम आदमी पार्टी वाली छवि मजबूत होगी। बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे। अब निशांत की राजनीति में आने से विपक्ष को नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका मिल गया है। हालांकि जेडीयू का तर्क है कि निशांत सत्ता के लिए नहीं बल्कि संगठन और विरासत को बचाने के लिए है। इस यात्रा के दौरान निशांत को खुद को एक मजबूत वारिस नहीं बल्कि एक सक्षम नेता के रूप में सिद्ध करना है। बिहार में भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। निशांत कुमार की सक्रियता सुनिश्चित करेगी कि गठबंधन के बीच जेडीयू का दबदबा कम न हो। यात्रा के जरिए निशांत अपना खुद का जनाधार तैयार कर रहे हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू अधिक सीटों पर दावा ठोक सकेगी। वहीं यदि निशांत कुमार इस यात्रा के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफल रहते हैं तो न केवल जेडीयू के अघोषित उत्तराधिकारी बन जाएंगे बल्कि बिहार में एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में भी उठेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली रिपोर्ट का। गगनचुंबी इमारतें, चमकते फ्लैट और सपनों का वो घर जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, लेकिन जब आग लगती है तो वही सपनों का घर कुछ ही मिनटों में मौत का जाल बन जाता है। दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक आग की घटनाएं, विवेक विहार की वो खौफनाक रात हो
जहां लपटों ने 9 जिंदगियों को निगल लिया हो, चाहे गाजियाबाद की ऊंची इमारतें जहां दमकल की सांसें ही छोटी पड़ गई। एक नहीं सिस्टम की अनेक खामियां हैं। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में देखिए। गगनचुंबी इमारतें, आलीशान फ्लैट और सुरक्षित जिंदगी का सपना, लेकिन जब आग लगती है तो यही इमारतें मौत का जाल बन जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक आग की घटनाएं और हर बार सामने आती एक ही सच्चाई। दिल्ली के विवेक विहार की वो काली रात जब लोग नींद में थे, आग कर दरवाजा तोड़ रही थी। टॉप फ्लोर पर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ निगल लिया। 9 जिंदगियां जलकर राख हो गईं। 100 इस कदर जले कि पहचान भी मिट गई। चीखें, धुआं और बेबसी। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाने में घंटों लग गए। कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग हमेशा के लिए गए। ये पहली घटना नहीं है। हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी आग ने कहर बरपाया था। ऊंची इमारत, लेकिन दमकल की पहुंच सिर्फ 9 से 11 मंजिल तक। पानी का दबाव भी कमजोर और नतीजा करोड़ों के फ्लैट खाक। सवाल यह है, जब इमारतें से 40 मंजिला तक बन रही हैं, तो सुरक्षा इंतजाम 15 मंजिल तक ही क्यों सीमित है? क्या नागरिक सुरक्षा विभाग तैयार है या सिर्फ हादसे के बाद कार्रवाई होती है? दुखद है और जो जानकारी मिल रही है कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ है। लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:45 में मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 से लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी, लेकिन क्या कारण है, कारण तो जो पुलिस बता रही है, जो एक डिलीवरी बॉय ने देखा कि बाहर एसी में स्पार्किंग हुई है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन बहुत दुखद हादसा है। देखिए, अब उनको जो कहना है वो करें। मैं तो जिस परिवार के साथ दुखद घटना घटी है उनके परिवारजनों से भी मिला हूँ। उनका खुद का ये मानना है कि एसी में स्पार्किंग हुई है। अब उस समय अचानक वो दरवाजे ना खुलना, जैसे छत का दरवाजा बंद होना, और जो 20 लोग बचाए गए हैं वो भी प्रशासन और पुलिस की हेल्प से ही बचाए गए और 14 गाड़ियाँ लगातार पहुँचती हैं। तो अभी उनको जो बयानबाजी करनी करे, हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हैं उनको सही इलाज मिल जाए और जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। जापानी तकनीकी वाली ऊंची सीढ़ियां, हाई प्रेशर वाटर सिस्टम और प्रशिक्षित स्टाफ, इन सब की कमी हर हादसे में उजागर हो रही है। कहीं गाड़ियों की कमी, कहीं ड्राइवर नहीं तो कहीं उपकरण ही नाकाफी। सवाल सिर्फ एक है, क्या अगला हादसा होने का इंतजार किया जाएगा या फिर सिस्टम अब जागेगा और इन गगनचुंबी इमारतों को सच में सुरक्षित बनाया जाएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लेकिन बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।